नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो द टॉक ऑफ द टाउन में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो राजनीतिक यात्रा है, ये कैसे शुरू हुई? पिलक जैसे गाँव से लेकर के जिला मंत्री भाजपा कानपुर देहात आप इस पद पे कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताएँ। नमस्कार। हमारी राजनीतिक यात्रा पिलक से लेकर के आपने सही कहा कि एक पिलक एक ऐसा गांव है जो जनपद जनपद कानपुर देहात के सबसे लास्ट इलाके में है। उसके बाद औरैया जनपद शुरू होता है कुछ ही किलोमीटर बाद। तो विद्यार्थी जीवन से ही कभी ऐसा भाव तो मन में नहीं था कि राजनीति में जाएंगे, क्योंकि हमारे गांव क्षेत्र में कोई राजनीति में नहीं रहा। लेकिन विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करते हुए एक विद्यार्थी परिषद से एक जुड़ाव हुआ। विद्यार्थी परिषद से जो जुड़ाव के नाते फिर हमने लोगों ने कई गैर राजनीतिक संगठन, भाजपा लाओ, प्रदेश बचाओ, भारतीय युवा परिषद में काम किया। सर्वप्रथम मैंने जो सामाजिक क्षेत्र में दायित्व पर रहते हुए काम किया, वो भाजपा लाओ, प्रदेश बचाओ, युवा परिषद में मैंने जिले के उपाध्यक्ष के रूप में कानपुर देहात में काम किया। उसी के तहत एक 15 अगस्त 2012 को मुझे लगता है कि एक अधिवेशन था, प्रादेशिक अधिवेशन था प्रदेश में। उस समय की तत्कालीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उस कार्यक्रम में आए हुए थे। उन्होंने वहां पर हम लोगों को ऊर्जा दी, हम लोगों को अपना मार्गदर्शन पाथेय दिया, और वहीं से एक ऐसा भाव बना कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहिए। और उसी दिन एक ऐसी घटना, जब हम लोग ट्रेन से वापस आ रहे थे तो एक घटना ऐसी घटित हुई हम लोगों के साथ में कि वहां पर ऐसे कुछ उपद्रवी लोग थे जिन्होंने उपद्रव किया, हमारी माताओं बहनों के साथ उपद्रव कर रहे थे। हम लोगों ने उस पक्ष का बचाव किया, स्टैंड किया। जिस तरीके से समाज में मुझे लगता है हर युवा को कुछ भी गलत होते हुए जब देखे तो उसको खड़ा होना चाहिए। ठीक बात है। वो खड़ा हुआ, हम लोग भी खड़े हुए। हम लोग जब खड़े हुए तो उधर से, क्योंकि संख्या अधिक थी, तो प्रहार हम लोगों के ऊपर हुआ। जी, उधर की संख्या में महिलाएं भी थी, और मतलब गलत तरीके के जो लोग थे, उस तरीके के लोग उस संख्या में थे। उन लोगों ने हम पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। लेकिन जो पब्लिक थी, कि आप समझ सकते हैं कि 2012 में सरकार किसकी थी, और जब सरकार ऐसी थी तो उन्हीं की सरकार के ही लोग थे, उसी विचारधारा के वो लोग भी थे। और उन लोगों के द्वारा जब हम लोगों पे आरोप प्रत्यारोप किए गए, तो हम लोगों ने वहीं से ही डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को फोन किया जी, कि हम लोगों को ऐसे ऐसी घटना में हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने बचाव करने का काम किया, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं लग रहा है कि 15 अगस्त का दिन था, क्योंकि पूरी तरीके से फंस जाएंगे। जब उनसे बात किया, उन्होंने यहाँ पर लोकल लोगों से बात किया। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी उसमें प्रदेश के प्रवक्ता थे, और हम सबके बीच में नहीं है। डॉक्टर हमारे सतीश महाना जी इसमें विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उसमें विधायक हुआ करते थे। तो उनका फोन हमारे पास 10 मिनट के अंदर ही आता है। मतलब उन्नाव हम लोग पहुंच नहीं पाए थे। ये घटना जो थी मानक नगर स्टेशन के आसपास की थी। उन्नाव पहुंचते ही डॉक्टर सतीश माना जी का फोन आया कि आप लोग कानपुर सेंट्रल आइए, हम लोग यहाँ पर आपकी सहायता के लिए खड़े हैं। और जब कानपुर सेंटर आए तो आप समझ सकते हैं कि युवावस्था थी, और उस समय कम से कम 500 से 1000 कार्यकर्ता डॉक्टर सतीश महाना जी के साथ वहां पर हम लोगों को रिसीव करने के लिए खड़ा था, हम लोगों के पक्ष में खड़ा था। मतलब आप ट्रेन का जो पूरा माहौल था, वो हम लोगों के जो विपक्ष में था, वो हम लोगों के पक्ष में पूरी तरीके से हो गया, क्योंकि लोग डरे हुए थे। सामान्य सा आदमी एक जनरल ट्रेन में यात्रा करता है। लेकिन जब हम लोग नीचे उतरे, और वहीं नीचे पर पूरी फोर्सेस थी, हम लोगों को ये बात सुनी गई। जनता जो वहां पर साथ थी, जनता की बात सुनी गई कि हम लोग गलत थे, क्या वो लोग गलत थे। और जनता के निर्णय पर वहां पर जो प्रशासन था उसने निर्णय लिया कि लोग गलत थे, ये लोग उपद्रवी लोग हैं। और लोगों ने बताया कि इस तरीके से घटनाएं सुबह भी करते हुए ट्रेन में बाराबंकी तक गए थे। और वही एक ऐसा 15 अगस्त का दिन था जहां से हम लोगों ने सोच लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करनी है। और वही एक पड़ाव था कि तिलक से लगातार संगठन काम करते हुए आज हम जिले के मंत्री के पद पर काम कर रहे हैं। उन लोगों का क्या हुआ? वो लोगों को वहीं पर एफआईआर हुई पुलिस के द्वारा, वो लोग अपना जेल गए होंगे। आगे की जो भी कार्रवाई पुलिस ने की होगी, तो मुझे लगता है जैसे आपने बताया सत्ता पक्ष के लोग थे, तो कहीं न कहीं रिलैक्सेशन तो मिलता ही है सत्ता सत्ता में पक्ष होने के के लोग बाद। तो थे, उसके बाद पता करने का प्रयास किया कि क्या चल रहा है लेकिन उसके उसमें? जनता जो हम लोगों के पक्ष में इतनी अधिक थी कि फिर सत्ता पक्ष जनता के आगे तो नहीं टिकता। आप सत्ता में हो सकते हैं, लेकिन जनता से नहीं लड़ सकते। किस समय की बात है ये? ये 2012 की घटना है। क्या उस समय क्या छात्र जीवन में थे? तो छात्र जीवन में थे, छात्र राजनीति करते थे। लग रहा था उस दिन, तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये घटना का आरोप हम लोगों के ऊपर लग गया, भविष्य क्योंकि तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे, वो आरोप तो आजकल समाज में अगर आप किसी के ऊपर भी लगा देंगे तो 70% लोग तो ऐसे ही सही मानते हैं कि हाँ सही है, ऐसी घटना हुई होगी। किस तरीके के आरोप? कि हम लोगों के साथ इन्होंने छेड़छाड़ करी, बदतमीजी करी, जबकि हम लोगों को उनसे कोई मनोभाव नहीं था। हम लोग तो क्योंकि वहां पर कार्यक्रम में गए थे, वहाँ कुछ स्टिकर हम लोगों को मिले थे, तो ये था कि लोकल ट्रेन है, तो हम लोग 2-3 बोगी में लगाते हुए स्टिकर वहां तक पहुंचे थे। और वहीं पर इस तरीके से वो बदतमीजियां, हमारी जो बहनें थी उनके साथ वो बदतमीजियां कर रहे थे, उसका हम लोगों ने विरोध किया। और उसी का वो उनके साथ बड़ी पूरी टीम थी, और वो मतलब एक गिरोह जैसा था उनका। और जब उसका जानकारी मुझे लगता जुटाएगी, तो वो गिरोह निकला और उस पर कार्रवाई हुई। तो जैसा आपने बताया कि उस समय छात्र जीवन था आपका, और अभी कुछ दिनों पहले भी हमने हमारे जो भूतपूर्व चेयरमैन के प्रतिनिधि थे,
संतोष त्रिपाठी जी, उनसे भी एक सवाल किया था और वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि एजुकेशन लाइन में मैंने काफ़ी समय दिया है अपना। बच्चों से जब पूछता हूँ कि क्या बनना है, तो कोई पायलट बोलेगा, कोई इंजीनियर बोलेगा, कोई डॉक्टर बोलेगा। पॉलिटिक्स में आज का युवा नहीं आना चाह रहा है, तो देखिए क्या लगता है? क्योंकि आप कैसे एंट्री कैसे होती है पॉलिटिक्स में? इसका देखिए कोई रास्ता है जो आप नहीं, सीधा-सीधा रास्ता ऐसा बता दें? कोई रास्ता नहीं है। देखिए, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, हुँ, तो मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएँगे, राजनीति ठीक नहीं होगी। हुँ, तो इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, पढ़े-लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और जब से 2014 के बाद हुँ, मोदी जी की सरकार जब से बनी है, सरकार के विज़न क्लियर है, देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति के जो मूल सिद्धांत हैं, जी, समाज के क्षेत्र में कैसे हमें काम करना है। हुँ, हम लोग तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाता है कि किस तरीके से हमें समाज के बीच जाना है, किस तरीके से हमें समाज के बीच काम करना है। तो मुझे लगता है कि ऐसा समय आया कि बहुत सारे युवा, आपने देखा कि 2014 की जो सरकार है, वो कही जाती थी कि युवाओं ने मूवमेंट किया था, हुँ, युवाओं ने मांग की थी और हमारे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने हुँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को उस समय प्रधानमंत्री पद का बात पद उम्मीदवार घोषित किया था। उसका हुँ, कारण सिर्फ युवाओं का एक उल्लास था, युवाओं की मांग थी और युवा आज हुँ। की डेट में मुझे लगता है बहुत सारा युवा जैसा आगे बढ़ा है। जैसा अभी आपने कहा कि अच्छे लोगों को आना चाहिए। अब पॉलिटिक्स में आ गए और अच्छे रहे तो ये बात कुछ नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुई कि अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में मतलब आने देखिए, के बाद फिर अच्छे कैसे रहे? पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी आपके सिद्धांत होने चाहिए। हुँ, आप समाज के क्षेत्र में कैसे काम करते हैं, आप समाज को क्या दे सकते हैं, सिर्फ सिद्धांत ये नहीं होना मतलब राजनीति में आने का ये नहीं होना चाहिए कि हमारा भला हो जाए। हुँ, हम समाज का भला कैसे कर सकते हैं, हमें 24 घंटे यह सोचना चाहिए। कई बार हम लोग पारिवारिक जीवन में भी विषमताएँ आती हैं राजनीतिक जीवन में रहते हुए। हमारे घर में कार्यक्रम होता है, हो सकता है कि हम रात में 10 बजे पहुँचे। हुँ, लेकिन समाज के क्षेत्र में अगर कोई कार्यक्रम है, समाज में कोई कार्यक्रम है, जनता जनार्दन के यहाँ पर कोई कार्यक्रम है, कोई सुख-दुःख है, तो हमें वहाँ पहले खड़े होना है। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है। मेरा सवाल शायद आपको थोड़ा-सा घूम घूम के समझ में आया कि राजनीति आने के बाद अच्छे कैसे रहे? क्योंकि अच्छे का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोई भी नेता आप बता दीजिए जिसके खिलाफ केस ना हो, ठीक है? अपनी सत्ता कायम रखने के लिए कोई ना कोई ऐसे बयान आते ही रहते हैं, आप देखते रहते हो। विपक्ष से भी आता रहता है, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, यहाँ तक कि खुद की आपकी भारतीय जनता पार्टी हो, तो कई सारे नेताओं के ऐसे बयान आते रहते हैं। देखिए, जब राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, तो अगर हम विपक्ष में हैं, तो हमें धरना प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे। हुँ, अगर विपक्ष में हैं, तो हमें जनता की बात के लिए सरकार से, शासन से लड़ना पड़ेगा, तो मुकदमे लिखेंगे। हुँ, लेकिन अगर हम स्वच्छ छवि से राजनीति करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि विपक्षियों के द्वारा ऐसे काम किए भी जाते हैं, जानबूझकर भी किए जाते हैं। तो होता है राजनीति में, ये तो स्वाभाविक। राजनीति कभी-कभी एकपक्षी भी हो जाती है। जैसे अभी आपने अगर कुछ दिनों पहले 2-3 4 दिन पहले की ही बात है, दुर्गापुर में उस बच्ची का जो रेप हुआ, उसमें जो पकड़े भी गए विक्टिम, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि रात में प्राइवेट स्कूल में ये घटना हुई है, प्राइवेट विद्यालय में हुई है, रात में निकलने कैसे दिया गया? तो मतलब प्राइवेट और सरकारी ये बात ही नहीं हज़म में आई। एक मुख्यमंत्री अगर इस तरीके के वक्तव्य बोलता है कि रात में निकलने की ज़रूरत क्या थी? देखिए कमल जी, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं हुँ, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है। हुँ, और आपने जिनका नाम लिया, मैं उनका नाम भी लेना उचित नहीं समझता कि ऐसे लोगों ने इस राजनीति को, हुँ, जो आप आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि युवा राजनीति क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि ऐसे लोगों ने राजनीति को पुराने काल में दूषित कर रखा है। हुँ, तो हमको ऐसे लोगों से बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर आप तभी निकल सकते हैं जब युवा राजनीति में आएगा, ऐसे लोगों को छोड़ देगा, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप काम करेंगे। और जो हमारा भारत है, जो हुँ, हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो उस सोने की चिड़िया के संकल्प को लेकर जब आप घर से निकलेंगे और उस संकल्प को सिर्फ लेकर के निकलेंगे नहीं, हमारा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए कि हमें भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। हुँ, हम यहाँ पर सद्भाव से रहते हैं, संभाव से रहते हैं, लेकिन लगातार जैसे आपने जिस प्रदेश की बात करी, मैं भी परसों ही देख रहा था, आजकल डॉक्टर हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, हुँ, एक बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और युवाओं के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। हुँ, उनकी कथा को पश्चिम बंगाल में नहीं होने दिया गया। हुँ, ये देश भारत राम का देश है, ये हुँ, देश कृष्ण का देश है हुँ, और इस देश में अगर राम और कृष्ण की कथाओं पर रोक लगाई जाए, इस देश में अगर राम कृष्ण की कथाओं पर रोक लगाई जाए, तो ऐसे राजनीतिक लोगों को, ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को मुझे लगता है कि ये क्या सजा न दी जाए, हुँ। ईश्वर ही वो सजा देगा। और सिर्फ इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा की राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। ठीक है। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाह रहा था, अगर झिंझक की ही बात करें हम, तो झिंझक में पिछले कई वर्षों से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर नहीं जीता। लेकिन पिछले चुनाव में संयोजक के तौर पे आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से यहाँ पर काम किया और वो एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर दिलाई। इसमें
थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या आपका योगदान रहा, क्या आपको लगता था कि झिंझक की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के शायद अन्य प्रत्याशियों ने वो काम नहीं किया या अन्य पार्टियों ने वो काम नहीं किया और आपने अपने प्रत्याशियों को एक बड़ी जीत दिलाई। देखिए कमल जी कि जैसे आपने देखा कि झिंझक में लगातार हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। पार्टी के प्रत्याशी रनर प्रत्याशी के रूप में तो लगातार रहे। हमारी मतलब कि इससे स्पष्ट होता है कि हमारी पार्टी का मत यहाँ पर था, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर था। जी। लेकिन जब हमको यहाँ चुनाव के संयोजक की जिम्मेदारी दी गई तो हमने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, जनता के बीच में बैठने का काम किया, क्योंकि तब तक प्रत्याशी पार्टी का तय नहीं होता। तय नहीं हुआ था। पार्टी की प्रत्याशी बाद में तय होता है, लेकिन हम सबको 3-4 महीने पहले यहाँ संयोजक के रूप में जिम्मेदारी दी गई। तो मैंने जनता के बीच में जो घर घर भाजपा का संदेश था, जो भाजपा ने के नेतृत्व ने हमको संदेश देने का काम किया था कि जनता तक हमने काम किए हैं 2014 से लेकर के 2022-23 तक, उस संदेश को हमने जनता तक पहुंचाने का काम किया। जनता के विश्वास को हमने जीतने का काम किया और विश्वास जीतने के लिए हमने जनता को ये बात समझाने का भी प्रयास किया, ये बात बताने का काम किया हमारे कार्यकर्ताओं ने कि जो नगर पालिका है ये सिर्फ नाली, खड़ंजे या बिजली तक सीमित नहीं है। नगर पालिका एक स्थानीय विकास की बड़ी इकाई है। ठीक बात है। यहाँ सिर्फ आप खड़ंजे बनवा लें, अब रोड बनवा लें, अब नाली बनवा लें, मूलभूत सुविधाएं हैं और ये होनी भी चाहिए। जो भी आएगा वो करेगा। लेकिन हमारी पार्टी ने जब ये तय किया कि यहाँ पर मैं पार्टी को अब की बार जीत हासिल करनी है, नेतृत्व ने तय किया, नेतृत्व ने हम सबका प्रशिक्षण भी हमारे प्रदेश कार्यालय में हुआ। प्रशिक्षण के बाद जब हम सब यहाँ पर आए तो हम जनता के बीच गए, जनता के हमने सुझाव लिए कि यहाँ पर ऐसी क्या आवश्यकताएं हैं। और आपने देखा कि ऐसे बहुत बड़े बड़े काम झिंझक नगर में हुए हैं, जिसके तहत हमने जब यहाँ पर आए तो हमने अपना संगठनात्मक जो ढांचा था, हमने देखा कि उस पर क्या क्या कमियां हैं। हमने पन्ना स्तर से लेकर के, बूथ स्तर से लेकर के, वार्ड स्तर से लेकर के, और जो हमारा नगर पालिका का जो क्षेत्र था, यहाँ पर हमने प्रत्येक स्तर पर एक एक कार्यकर्ता को लगाने का काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसमें बड़ा सहयोग किया और पूरी मनोभावना के साथ ये संकल्प लिया कि हम सब अब की बार नगर पालिका झिंझक में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया कि हम सबको एक बड़ी जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोट देने का काम किया। ठीक बात है। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च हमने भी की है झिंझक की जनता में। जब चुनाव चल रहे थे ना झिंझक में, तो समाजवादी पार्टी का टिकट को लेकर के बड़ा खेल हुआ था। रात में ढोल नगाड़े बज गए, इनकी टिकट आ गई, सुबह फिर से टिकट कैंसिल हो गई, 2 दिन बाद फिर से टिकट कैंसिल हो गई। चुनाव के काफी समय अंत तक भी ये क्लियर ही नहीं हो पाया था कि समाजवादी पार्टी आखिर टिकट किसको देगी। ठीक है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से हमारे झिंझक के श्री संतोष त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मैंने उनसे भी ये पूछा था, आपसे भी थोड़ा सा उसका बात रखना चाहता हूं मैं अपनी, कि उस समय अगर समाजवादी पार्टी ने अपनी टिकट को लेकर के एक अच्छा प्रत्याशी उतार दिया होता तो शायद भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता था झिंझक में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जनता भी जानती कि हमारी नीयत में कोई संदेह नहीं है। ये जनता जनार्दन को विश्वास है। वो टिकट किसे देते हैं, किसे नहीं देते, वो केवल झिंझक का उनका मुद्दा नहीं है। उनका मुद्दा आप पूरे प्रदेश में देखते होंगे कि उनकी टिकट आज दूसरी होती है, कल दूसरी हो जाती है, परसों तीसरी हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक संगठनात्मक ढांचा है और संगठनात्मक ढांचा जिले से लेकर के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के तय करता है कि हमें टिकट किसे देनी है। टिकट मिलने की प्रक्रिया क्या होती है? कोई फॉर्म होता है? नहीं, ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता। सारे कार्यकर्ता जो इच्छुक हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारी विचार परिवार के कार्यकर्ता है, वो पार्टी जो हम लोग संयोजक बनाए गए थे, तो एक प्रॉपर बैठक होती है, उसमें जो भी आवेदन करना चाहता है वो आवेदन करते हैं। हम लोग यहाँ से आवेदन जिले और प्रदेश क्षेत्र को भेजते हैं और वहीं से तय होकर के आता है। आपने जैसे पूछा, कुछ सुनने में भी आता है कि बिना चढ़ावे के तो प्रसाद नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा मैं संयोजक रहते हुए मैं दावा कर सकता हूँ कि एक चाय किसी की इस निमित्त नहीं पी गई होगी कि आपको टिकट दी जाएगी, या किसी को, सिंगल व्यक्ति को टिकट होने के पहले हम लोग संयोजक थे, हम लोगों को भी आश्वस्त नहीं था कि टिकट किसे मिलेगी, किस कार्यकर्ता को हमको चुनाव लड़ाना पड़ेगा। और जो 3-4 महीने का पिछला समय होता है जो हम लोग संयोजक बनाए गए थे, उस पर भी जो हम लोग काम करते हैं तो किसी प्रत्याशी को लेकर के काम नहीं करते हैं। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं लगातार। जैसे 2026 के चुनाव भी हम सबके बीच आने वाले हैं। हम लोगों की वार्ड के संयोजक बनने लगे हैं, वार्ड के प्रभारी बनने लगे हैं, हम लोग बूथ स्तर तक प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति करने लगे हैं। तो ये हमारा किसी व्यक्ति को लेकर के नहीं है। तो फिर राजनीतिक लोग ही क्यों आते हैं? कोई नया चेहरा भी तो आ सकता है ना सामने। कोई छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आप जैसे जब आप क्लास में स्टूडेंट रहे होंगे तो आपकी क्लास का बच्चा ही आपकी क्लास का मॉनिटर बनेगा। ऐसा तो नहीं होता कि बगल की क्लास के बच्चा आपकी क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा। तो ऐसा ही राजनीतिक क्षेत्र है, जो क्षेत्र में काम कर रहा है, जो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको ही टिकट देने का काम करेंगे, क्योंकि हमको चुनाव जीतना भी है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता सुख लेने के लिए नहीं आए,
लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जब काम कर रहे हैं तो हमें सत्ता भी चाहिए। अगर सत्ता नहीं होगी, सत्ता हमारे लिए साधन मात्र नहीं है, सत्ता हमारे लिए सेवा है। ठीक है। और जब हम सत्ता में आएंगे तभी हम जनता की सेवा कर पाएंगे, और इसी निमित्त हम अपने कार्यकर्ता को, जो अच्छा कार्यकर्ता होता है, जो चुनाव जीत सकता है, उसको लेकर के हम आते हैं और उसी के हम कमल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने का काम करते हैं। उसी के तहत हमारी रणनीति तय होती है। अच्छा, आप चूंकि झिंझक से जुड़ा रहा है आपका, और मैं झिंझक का ही रहने वाला हूँ, तो थोड़ा स्वार्थवश हम आपसे पूछ रहे हैं। आप इतने बड़े पद पे हैं भारतीय जनता पार्टी में, झिंझक से आपका भी जुड़ाव रहा है, तो थोड़ा सा अपने क्षेत्र को लेकर के, अपनी जमीन को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के इंसान स्वार्थी हो जाता है। तो आप अपने ही क्षेत्र से हैं, कुछ उम्मीद रख सकते हैं झिंझक के लिए भविष्य में हम? बिल्कुल, देखिए झिंझक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत बड़ा काम किया कि महामहिम राष्ट्रपति जी जो थे पूर्व में, हमारे रामनाथ कोविंद जी, वो झिंझक से ही आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा, मतलब देश का प्रथम व्यक्ति हमारे झिंझक को दिया, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी परिवार नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन आम आदमी की अगर बात करें, तो आम आदमी को इस चीज पे गर्व होता है कि हमने राष्ट्रपति दिया, लेकिन राष्ट्रपति जी के आने के बाद थोड़ी सी अपेक्षाएं हमारी भी तो हो जाती हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया था कि अब तो राष्ट्रपति जी झिंझक से हो गए हैं, देखना कोई ट्रेन नहीं होगी दिल्ली हावड़ा की जो झिंझक में ना रुके, विकास में थोड़ी सी तेजी आ जाएगी, लेकिन कुछ हमें ऐसा खास देखने को मिला नहीं। देखिए कमल जी, जैसे आपने कहा कि ट्रेन को लेकर के कई सारी ट्रेनें अपने झिंझक में रुकी भी, लेकिन क्योंकि हर चीज के अपने एक मानक होते हैं, जब उतनी टिकट बिक्री नहीं हो पाती तो कई सारी ट्रेनें बंद भी हुई। आपने देखा कि लगातार 2014 के बाद कई ट्रेनों का ठहराव भी झिंझक में हुआ है। और आज जो झिंझक स्टेशन है, आपने भी देखा होगा कि 10 साल पहले झिंझक की स्टेशन की स्थिति क्या थी और आज की झिंझक की स्टेशन की स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है जनता के लिए बड़े काम हुए। और इसके अलावा भी जब आप झिंझक नगर पालिका में एंट्री करेंगे तो एक बहुत अच्छा पार्क, एक बहुत अच्छा तालाब आपको देखने को मिलेगा। पानी नहीं है लेकिन? नहीं, पानी की व्यवस्था भी वहाँ पर, क्योंकि उसकी साफ सफाई चल रही है, भी उसका काम प्रगति पर है। वो पूरी तरीके से अभी विकसित नहीं हुआ, पूरी तरीके से डेवलप नहीं, उस पर काम लगातार चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने और अभी में अंतर आप देखेंगे तो आपको अंतर दिखेगा। उसके बाद आप झिंझक में जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा एक झिंझक में जो पुल की बड़ी आवश्यकता थी, आप लोग हम लोग भी लगातार जाम में फंसते थे, आप लोग भी, जनता भी हमारी जाम में फंस रही थी, तो हमारे नेतृत्व ने उस पर भी ध्यान दिया, हमारे जनता ध्यान दिया और झिंझक में एक अच्छा सा नहर का पुल भी बना है। उसके बाद आप देखेंगे क्रॉसिंग पर लगातार हम लोगों को समस्या आती थी, एक बहुत अच्छा सा झिंझक में क्रॉसिंग भी का पुल जो ओवर ब्रिज बन गया है। इसी के तहत आप जब अक्षय वट, क्योंकि हम लोग झिंझक का अक्षय वट की नगरी कही जाती है, तो अक्षय वट में आप जब जाएंगे, आप 6 महीने पहले गए होंगे, तो उसमें इसमें जब आपको अंतर लगता होगा कि पहले अक्षय वट सिर्फ एक मंदिर था, आज एक मुझे लगता है तीर्थ स्थल जैसा बन गया है कि वहाँ पर जब जाएंगे तो एक अलग सी सुंदरता है, एक अलग सी चीजें हैं, एक अलग सा भाव वहाँ पर दिखेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की नजर में है अक्षय वट? नहीं, बिल्कुल है। और आपने देखा होगा कि बंधन योजना के तहत हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष जी हैं, उनके आग्रह पर, हमारी माननीय विधायक जी के आग्रह पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी योजना के तहत, बंधन योजना के तहत अक्षय वट को लिया है और आप देख रहे हैं लगातार वहाँ पर विकास हो रहा है, लगातार काम चल रहा है। आप देखेंगे 6 महीने बाद वहाँ की तस्वीर और अलग होगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रहा था कि प्रतिनिधि के बीच में, जो भी आप प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से इस समय है या जिस भी क्षेत्र में है, कस्बे में, विधायक आपके जो भी हैं, तो जनता के बीच में और प्रतिनिधि के बीच में पारदर्शिता कैसे स्थापित करी जा सकती है? देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप मैं देखता हूँ कई बार, मैं जब चैनल्स पे बैठता हूँ तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई व्यक्ति जाता है तो ऐसी गंगा है कि वहाँ पर धुल जाते हैं। लेकिन गंगा में तो पाप धुलाए जाते हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि भारतीय, मतलब ये लोग विपक्षी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गंगा है कि कोई भी वहाँ पर जाता है तो वो धुल जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो तभी कांग्रेस के विधायक आ जाते हैं भाजपा में। मैंने देखा, आप देखेंगे कि एक बड़े नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भारतीय जनता पार्टी में आए। जब भारतीय जनता पार्टी में आए उसके पहले वो जय श्री राम नहीं बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी में आए उसके पहले वो भारत माता की जय नहीं बोलते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंचों के जब आप उनके भाषण सुनेंगे तो जय श्री राम भी बोलते थे, वो भारत माता की जय भी बोलते थे, वंदे मातरम भी बोलते थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पाप जब भारतीय जनता पार्टी से, जब भारतीय जनता, नहीं पाप नहीं धुले, क्योंकि हम यहाँ पर एक विचार को लेकर के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विचार को लेकर के काम कर रही है और उस विचार को लेकर के जो काम करेगा, यह 140 करोड़ का भारत हमारा भारत है, ये 40 करोड़ का भारत, क्योंकि आज हमारी सत्ता है सरकार केंद्र में, तो ये जो 40 करोड़ का भारत है हमारा भारत है, हमारी सरकार है, तो हमारे विचार के साथ जो जुड़ने का काम करेगा। हमें परिवार बढ़ाना है, हम परिवार बढ़ाने का काम करें, हमारे परिवार के साथ। कौन सा परिवार? भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, एक विचार परिवार है हमारा, जो राष्ट्र की भावना रखता है। मुझे लगा विधायक जी, नहीं, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का यहाँ परिवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं एक बीडीसी, एक पार्षदी का भी टिकट दिला सकता हूँ, इसका कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अन्य पार्टियों में पार्टियां जो परिवारवादी पार्टियों जो तय करती हैं कि हमने तय कर लिया इसको टिकट देना, उसको टिकट देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।
अंतिम क्षण तक कोई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट हम लेकर के आ रहे हैं। वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के रूप में कानपुर देहात में इस समय सबसे 3 महत्वपूर्ण समस्याएं आपको क्या दिखती हैं और उनको समाधान करने के लिए आपकी पार्टी ने और आपने क्या सोच रखा है? देखिए, कानपुर देहात में लगातार हम लोग शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर ध्यान दे रहे हैं और ये समस्याएं बड़े लंबे समय से बनी हुई थी और हम लोग लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कई विद्यालय कानपुर देहात में बनाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज आपके कानपुर देहात में ही बनना है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा काम है। इसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में लगातार हम लोग आप देख रहे हैं कि औद्योगिक नगरी का विकास अपने कानपुर देहात में ही अपने कुंभी में हो रहा है। लगातार हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी हमने जो हमारी किसान थे, किसानों की जो फसलें बिकने का काम होता था, उसके लिए हम लोगों ने लगातार कानपुर देहात में सेंटर बढ़ाने का भी काम किया है। ठीक है। लगातार इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारी सरकार लगातार इस दिशा में अपने काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसानों की आपने बात की तो देखते हैं खाद भी नहीं मिल रही है। 6-6, 8-8 घंटे किसान बैठे रहते हैं, खाद ही उपलब्ध नहीं है। तो अगर किसानों के लिए आप सिर्फ फसल का रेट बढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, जब फसल होगी तभी तो बिकेगी। देखिए, ऐसा है कमल जी कि किसानों को लेकर के, जैसे आपने खाद को लेकर के जिक्र किया, तो खाद पर आप जब देखेंगे 2014 से पहले जो हमारे जनपद की सोसाइटियां थी जहां पर खाद मिलती थी, वो सोसाइटियों का जो लगभग 70% सोसाइटियां हमारी बंद पड़ी थी। लेकिन 2014 के पास जैसे हमारी सरकार केंद्र में आती है, उसके बाद 17 के बाद हमारी सरकार प्रदेश में आती है, तो हम लगातार इसको लेकर के काम कर रहे हैं। और आज हमें आपको बताते हुए, जनता को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आज हम लगभग 80% सोसाइटियों को संचालित करने में सक्षम है। 20% अभी भी कहीं ना कहीं कमी है और वो भी आगे होने वाले समय। मुझे अभी देखा आपने कि आपने जिस बात का जिक्र किया कि खाद को लेकर के लगातार सोसाइटियों पर समस्याएं आ रही थी, हमारे किसान बंधु खड़े हुए थे। मैंने भी देखा, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, कोऑपरेटिव क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, तो हमने भी देखा कि किसानों को कहीं ना कहीं समस्या आ रही थी। उसके कारण जानने की कोशिश की, कारण के पीछे जाने का काम किया और आप देखेंगे कि डीएपी में जो ये समस्या है, इस समस्या का सुधार हो गया है। माननीय मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हम सब ने मिलकर के इस पर काम किया है। और आगे आने वाले समय में जो डीएपी का सीजन अब आ रहा है, यहाँ पर कहीं भी किसी भी सोसाइटी में बस परसेंटेज अलग है। 80% समस्या बनी हुई है, 20% का समाधान हो गया है। नहीं, 80% समस्या का समाधान ऐसे हुआ है, उसका मैं तरीका भी बता। जैसे सोसाइटियों पर अभी तक क्या होता था कि हम लोगों ने मानक तय किया कि हम किसानों को खाद देंगे, लेकिन किसानों को खाद देने का कैसे हम उनको पहचानेंगे कि आप किसान हैं। हम किसान परिवार से आते हैं, हमारे घर में 5 लोग, हम 5 लोग खाद के लिए खड़े हुए, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आई। जैसे 2000 रुपए किसान निधि जाती है, वैसे ही पहचान लीजिए किसान कौन सा है। नहीं, उसके लिए हमने तैयारी कर दी। हमारे 12 अक्टूबर से लेकर के और 12 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान लगातार सोसाइटियों पर चल रहा था। इसमें हमारे जो किसान बंधु हैं, वहां पर जाकर के 226 रुपए से 200 रुपए उनका शेयर होगा, 21 रुपए सोसाइटी का अपना शेयर होगा और 5 रुपए में उनको एक पासबुक मिलेगी। जैसे अपने पूर्व के जमाने में, पहले जमाने में खतौनी मिलती थी सोसाइटी से, उस पर उनकी खाद लिखी होती थी, उस पर ये लिखा होता है कि उनकी कितनी खतौनी है, उनको कितनी खाद की आवश्यकता है। वो खाद देने का काम हमने किया और 12 अक्टूबर से लेकर के 12 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक ये अभियान महाअभियान के रूप में चलाया। हम सब ने उसमें सहभागिता की है और बड़ी संख्या में किसानों ने, लगभग 10,000 से अधिक किसानों ने हमारे कानपुर देहात में भी सदस्य बने और उनको, मुझे लगता है कि उसी मानक से क्योंकि खाद भी आएगी। पहले हम लोग यह मानक नहीं तय कर पा रहे थे कि खाद कितनी मात्रा में हमें भेजनी है, क्योंकि किसान उससे अधिक मात्रा में पहुंच जाते थे और बहुरूपी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो खाद की कालाबाजारी करते हैं, वो भी किसान के रूप में वहां पहुंचते थे, वहां पहचानने में दिक्कत आती थी। लेकिन अब हमारे यहाँ से पासबुक जारी हो गई है किसान की, उस किसान को भी उसी क्षेत्र में ही, जैसे हमारी सोसाइटी पिलक है, तो हमारी पिलक की सोसाइटी में पिलक के ही किसान को खाद मिलेगी, तो हमें पता रहेगा कि हमें कितनी खाद की आवश्यकता है। ऊपर के नेतृत्व को, हमारे ऊपर के अधिकारियों को पता रहेगा कितनी खाद की आवश्यकता है, उतनी खाद की वहां भिजवाई जाएगी, तो खाद की समस्याएं खत्म हो। इसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में कोई समस्या नहीं, प्रोडक्शन देखिए, आज भी मैं, अभी मेरे परसों ही पीसीएफ के साथ में बातचीत हो रही थी, तो डीएपी की बड़ी संख्या में डीएपी हमारे कानपुर में रखी हुई है। कहीं कोई ऐसी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आती। समस्या यहाँ आती कि किसान क्या करता है कि आज की डेट में जब हम लोग सोसाइटी पर जाते हैं, हम लोगों ने क्योंकि जमीन पर भी काम किया है, सोसाइटी पर भी गए हैं, किसानों जब समस्या आई तो किसानों के साथ हम लोगों ने वार्तालाप करने का भी काम किया है। तो जब किसानों से वार्तालाप करने का काम किया तो ये निकल के आया है कहीं ना कहीं कि जो हमारा किसान है वो चाहता है कि हम खाद की बोरी लेकर के सीधे अपने गेहूं के खेत में डाल दें जाके। लेकिन क्योंकि अब एक साथ तो ट्रेन की रैक तो सीधे सोसाइटी पर आ नहीं सकती, एक ट्रक में 500 बोरी ही आ सकती है और 500 बोरी के लिए 5,000 किसान अगर वहां खड़ा हो जाता तो समस्या आती है।
क्योंकि इसी समस्या को दूर करने के लिए तो तो मैं इसी पूछा हूँ। समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने, क्योंकि ये पासबुक निर्धारित कर दी है। अब जब पासबुक निर्धारित है तो उसमें फसल भी निर्धारित है कि आपने धान बोया है, कि आपने लाही बोया है, कि आपने मक्का बोया है, कि आपने जौ बोया है। आपने जो बोया है उस हिसाब से आपको खाद मिलने का काम करेगा। तो ये समस्या का समाधान 100% इस डीएपी में हो जाएगा, मैं आपको विश्वास देता जैसे अभी माननीय योगी जी ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का एक मिशन एक मंच से बोला था। तो विकसित उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ शहरी क्षेत्रों को देखते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों को भी देखते हैं? नहीं, क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात होती है, स्मार्ट गांव की बात होती है, स्मार्ट कस्बे की बात नहीं होती है। नहीं ऐसा नहीं है कि विकसित जैसे आपने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर कि जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा, जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा तब तक विकसित उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। और जब तक विकसित उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता तब तक 2047 तक जब माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम भारत को विकसित करने वाले हैं, वो सपना पूरा नहीं हो सकता। ठीक बात है। आपने देखा होगा कि हमारे जो गांव ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर एक बड़े अच्छे सचिवालय बना दिए गए हैं। वहां पर आपके ग्राम पंचायतों में आप देखेंगे कि हमारे पिंक शौचालय बने हुए हैं। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से प्रत्येक गांव में शौचालय बनाने का काम किया। प्रत्येक गांव को धुआं रहित कैसे किया जाए, इसके लिए उज्ज्वला योजना जैसी बड़ी योजना चलाई। ये कोई संकल्प आज से नहीं लिए गए। जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले जो हमारे संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया था कि इन संकल्पों को पूरा करेंगे। हम विकसित भारत 2047 का सपना आज से नहीं देख रहे हैं। हम विकसित भारत का 2047 का सपना तब से देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। और उस दिशा में जब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आई तो हम लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से प्रत्येक गांव में टोटी से पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से प्रत्येक गांव में फाइबर केबल के तहत हम वाईफाई देने का काम भारतीय जनता पार्टी की तो निजी कंपनियां कर रही हैं ना, इसका पैसा लेती हैं। इसमें सरकार का कौन सा? इसमें सरकार को जो टैक्स ही मिल रहा है, सरकार को तो रेवेन्यू आ रहा है ना। आपने जो कहा कि स्मार्ट सिटी केवल सरकार बनाने का काम कर रही, तो मैंने उस पर कहा कि सरकार सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने का काम नहीं कर रही, सरकार सबसे पहले गांव को स्मार्ट बनाने का काम कर रही है। आप देखेंगे आज गांव में अच्छी रोडें, गांव के प्रत्येक गांव को एक अच्छी सड़क से जोड़ने का काम का संकल्प माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने लिया। और आप देखेंगे कि आप किसी भी गांव में जाएंगे तो हो सकता है कि 0.1% कहीं कुछ ऐसा। जैसे आपने इंटरनेट की बात की तो थोड़ा इंटरनेट पे भी बात कर लेते हैं। बीएसएनएल को क्यों बढ़ावा नहीं मिलता है? क्यों जियो, एयरटेल? नहीं, बीएसएनएल आप कह रहे हैं कि बढ़ावा नहीं मिलता। आप देखेंगे कि लगातार सरकार बीएसएनएल पर काम कर रही है। और जो सरकार की जितनी सारी 4G अनाउंसमेंट अभी हुआ है, जितनी देखिए वो सरकार, क्योंकि बीएसएनएल जो था एक ऐसा ढांचा था कि पूर्व की सरकारों ने उसको पूरी तरीके से खोखला खत्म कर दिया था। आप समझते हैं कोई भी इमारत जब पुरानी हो जाए और गिरा दी जाए तो उसका ढांचा बदलने में, उसको नए बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो वो समय लग रहा है। और समय के साथ आपने देखा कि बीएसएनएल ने 4G लॉन्च किया और जल्दी बहुत लेट लॉन्च किया। जब हम 5G तो मैंने कहा 4G पे आ रहे हैं, कुछ लेट नहीं चल रहा है। देखिए मैंने ये कहा कि देखिए चाहे जियो हो या अन्य जो कंपनियां हैं, इनको एक नया मकान बनाना था। तो जब इनको एक नया मकान बनाना था तो नया मकान बनाने में थोड़ा सा आसानी होती है। लेकिन जब एक पुराना ढांचा, पुरानी बिल्डिंग हो, वो बिल्डिंग जर्जर हो जाए, उस बिल्डिंग को तोड़ के उसका ढांचा हटा के बनाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए उसमें समय लग रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीएसएनएल देश में एक अपनी पहचान बनाएगा। और बीएसएनएल लगातार देश की पहचान है और बीएसएनएल इस दिशा में काम कर रहा है। सरकार इस दिशा में पूरा सहयोग करे और आगे भी सहयोग करते रहेंगे। अच्छा, रोजगार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या आगे का मिशन है? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कभी एसएससी के प्रोटेस्ट अभी हुआ था, आपने देखा होगा, उसको लेकर के भी कितने बच्चे सड़क पे आ गए। प्रयागराज में आपने यूपी पीसीएस के बच्चों का नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विरोध देखा होगा। रेलवे की बात कर लेते हैं, रेलवे में वैकेंसी निकल जाती है, फॉर्म भर देते हैं बच्चे, एग्जाम 2 साल बाद होता है, रिजल्ट उसके 2 साल बाद आता है। तो ये प्रक्रिया इतनी लेट क्यों चलती है? देखिए मैंने जैसा कहा कि क्योंकि पूर्व की सरकारों ने जो ढांचे को इतना कमजोर कर दिया, उसको मजबूत करने में थोड़ा सा समय लगा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में उन्होंने शपथ ली थी, एक प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री की एक शपथ ली थी, तो शपथ पे उन्होंने तय किया था कि हमको भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उसके तहत उन्होंने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था, उन्होंने स्किल इंडिया का नारा दिया था। और आपने देखा, मुझे बताते हुए आज बड़ी खुशी हो रही कि भारत में लगभग 2 करोड़ युवा जो डिजिटल इंडिया के तहत प्रशिक्षित हो चुके हैं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। और लगातार इस नारे को हमारी सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उसके लिए मुद्रा लोन जैसी एक बड़ी योजना, इसी अब की बार के बजट में स्वारित योजना जैसी एक बड़ी योजना, रेहड़ी पटरी वालों को जो योजना के तहत लाभ देने का, बिना ब्याज के एक धन देने का काम, जिससे वो अपना रोजगार स्थापित कर सके।
और रही बात सरकारी नौकरी की, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो पुलिस को लेकर के हुई या अन्य विभागों में बड़ी भर्तियां हुई, और पूरी भर्तियों में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ यहाँ कह रहा हूँ कि एक पैसे का कोई आरोप नहीं लगा सकता। आप जिस क्षेत्र में बैठे, हम यहाँ झींझक में बैठ करके बात कर रहे हैं, आसपास के कोई भी शायद न्याय पंचायत ऐसी छोटी हो जहाँ पर हमारा एक युवा साथी, एक हमारी युवा बहन पुलिस में नौकरी न कर रही हो। मैं ये तो मैंने जो चलिए मान लिया आपकी इन सारी बातों को कि हमने इन चीजों में महारत भी हासिल कर ली, जैसा कि आप कह रहे हो। टीटी अनिवार्यता को कैसे देखते हो? देखिए, टीटी को लेकर के सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। सरकार के जो इस तरीके के विभाग है, हमारी यूपीएससी है, उस पर काम कर रहा है, और आगे मुझे लगता है इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, दो चीजें होती हैं हर विषय पर, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। जब हम एक पक्ष के लिए काम करेंगे तो दूसरा विपक्ष में खड़ा हो जाएगा। तो वही सारी चीजें हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। और मुझे लगता है अनिवार्यता को आप कैसे देखते हो, सही है या गलत है? अब ये तो टीटी अनिवार्यता, क्योंकि उस आज की डेट में आप जो बच्चे हैं, हमारा बेटा अभी 4 साल का है और मोबाइल में वो सब कुछ जानता है जो हम 14 साल में नहीं जानते थे। तो मुझे लगता है कि जब 14 साल में हम लोग उस समय नहीं जानते तो पीढ़ियां बढ़ी हैं, डिजिटलाइजेशन ज्यादा हुआ है। तब डिजिटलाइजेशन ज्यादा हुआ तो मुझे लगता है कि ऐसे ही शिक्षकों को, ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी हम उनको सिखा पाएंगे, नहीं तो बच्चे हमको सिखाने। लेकिन अब जिसकी सर्विस 20 साल की बची है तो उस हिसाब से यूपीएससी में भी बोल देना चाहिए, जो 20 साल की सर्विस आईएएस कर चुके हैं फिर से यूपीएससी कराइए। यूपी पुलिस में भी 20 साल बाद फिटनेस करा दीजिए। देखिए, डॉक्टर को भी 20 साल बाद नीट का एग्जाम दिलाइए। ये तो देखिए, ये यूपीएससी का विषय है, सरकार का विषय है। सरकार इस पर, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उस पर लगातार काम कर रहा है, रिसर्च चल रही है। जिस रिसर्च पर जहां भी लगता है कि हम सुधार कर सकें, जैसे आपने कहा कि हम सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने का काम कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी नहीं, हम स्मार्ट गांव बनाने का काम कर रहे हैं, स्मार्ट व्यक्ति बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा किसान भी आज स्मार्ट हो गया है। आप देखेंगे कि आज रेहड़ी पटरी पर भी आप जाएंगे तो गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये डिजिटलाइजेशन। मेरा सवाल था कि टीटी अनिवार्यता को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, बस इतना जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में बात खत्म हो जाएगी। सरकार का विषय है, सरकार उस पर काम कर रही है, और जो हमारे नेतृत्व काम करेगा, हम लोग उस फैसले के साथ हैं। हमारे शासन लगातार उस पर काम कर रहा है, सरकार शासन जो काम करेगा वो फैसला ठीक है। इसके पहले अभी कई सारे सवालों ने, आपने बोला पुरानी सरकारों ने जो चीजें खराब कर दी, पुरानी सरकारों ने चीजें खराब कर दी, एक कहानी याद आ गई मुझको। एक कंपनी में एक लड़का काम करता था, जनरल मैनेजर पोस्ट पे गया। जो उसके पहले वहां पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर कुछ एडवाइस देते जाइए, तो उन्होंने उसको 2 लिफाफे दिए बंद करके और कहा कि जब फंस जाना ना, जब कोई रास्ता ना दिखाई पड़े तो पहला लिफाफा खोलना। 4-5 साल उसकी नौकरी बढ़िया से चलती रही। कुछ साल बाद ऐसी किसी समस्या में वो फंसा और उसने पहला लिफाफा खोला, क्योंकि याद आया कि जीएम साहब कह गए थे कि कभी किसी समस्या में फंसना तो लिफाफा खोल लेना। अब पहले वाले लिफाफे को जैसे ही खोला, उसमें लिखा था कि सारी गलती मेरे पे डाल दो। वो गया, सीधे बता दिया कि भैया हम जब से काम कर रहे हैं कोई समस्या नहीं है, तो उनके समय की बात है। फिर काम चल गया। कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद फिर उसको समस्या आई। ठीक है, अब वो क्या करता, इस बार उसने थोड़ी जल्दी कर दी कि लिफाफा तो रखा ही है, 2 रखे, और जैसे उस लिफाफे को खोला उसमें लिखा था कि बेटा अब तुम 2 लिफाफे तैयार कर लो। तो उस तरीके की सरकार तो नहीं जा रही है कि अभी तक तो हम सारी गलतियां उन पे डाले दे रहे हैं, जब तक मौका मिले उसको सुधारने के बजाय आप 2 लिफाफे बनाने की तैयारी में तो नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कि बसपा की रैली आपने देखी होगी, जो जन सैलाब उमड़ा था, संदेश थोड़ा सा बैक तो हो ही रही है ना बसपा। देखिए, एक चीज आपको बताएं, जैसे आपने कहानी बड़ी सुंदर सुनाई, और आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं कहूंगा कि 2014 में जब आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है, तो सबसे पहला फैसला किसके लिए लिया गया? किसानों के हित के लिए लिया गया, और किसानों को किसान सम्मान देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। यानी कि देश के दिल्ली में बैठा हुआ वो व्यक्ति, संसद में बैठा हुआ व्यक्ति, देश का प्रधान सेवक, देश के किसान की, जो गांव में किसान हमारा रहता है उसकी चिंता कर रहा है। आपने देखा, बहुत अच्छे हैं मोदी जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आपको जवाब दे रहा हूँ। इसके पहले आपने देखा होगा किसी झींझक में हमने भी सिलेंडर, गैस के सिलेंडर भरवाने का काम किया है। 5-5 दिन इसी जगह पर गैस के सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी माताओं बहनों के लिए, हम सब के लिए एक बड़ी सहूलियत दी कि उज्ज्वला योजना के तहत आज आप देखेंगे घर पे बैठ करके आपके फोन से केबल की गैस सिलेंडर बुक करेंगे और गैस सिलेंडर आ जाएगा। हम पिछली सरकारों की कमियां गिना नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी कमियां इतनी है कि हम गिना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हमने जो काम किया, आपने नहीं देखा होगा 2014 के पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा हो कि जब वैज्ञानिकों ने, आपने देखा कि चंद्रयान जैसा, ठीक बात है, इतना बड़ी घटनाक्रम जब होता है, कहीं ना कहीं से हमारे वैज्ञानिक फेल होते, तो आपने देखा कि भी किसके पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा हो जिसने वैज्ञानिकों को गले लगा करके ढांढस बंधाने का काम किया कि नहीं हम तुम्हारे साथ। आपने देखा कि किस तरीके से हमारा
देश के क्रिकेटर जब मैच हारते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री जाकर के उनके पीठ को थपथपाने का काम करता है कि कोई नहीं, आगे हम तुम्हारे साथ है, तुम अच्छा करोगे। और आपने देखा कि किस तरीके से भारत विश्व विजेता बन के काम किया। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि कश्मीर में तिरंगा झंडा हम फहरा पाएंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार वो दीपावली भी हमारे देश के सैनिकों के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। समाज के ये इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा। समाज के कुछ तत्व तो ऐसे भी है ना जो उस पे भी सवालिया निशान लगा देते हैं, सबूत मांगने लगते हैं। देखिए, ये जो अराजक तत्व है, हाँ, इसी देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जो भारत माता को डायन कहते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए या भारत छोड़ करके चला जाना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो भारत माता को डायन कहते हैं, ऐसे लोगों का इस समाज में, इस भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान आप जिला मंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं, भविष्य में क्या अपेक्षाएं हैं आपकी पार्टी से, कहाँ जाने का सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में मैं लगातार, जब भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने आया था तो एक बहुत अच्छे नेता थे, एक मार्गदर्शक थे, उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि आज कार्य करने आए हो, किसी दायित्व को लेकर के आए हो या कार्य करने आए? तो मैंने कहा था भाई साहब, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करने आया, क्योंकि कार्यकर्ता एक ऐसा दायित्व है पार्टी में जो इसके आगे कभी पूर्व नहीं लिख सकता कि आप पूर्व कार्यकर्ता थे। मैं जिला मंत्री हूँ, 2019 से लगातार जिला मंत्री हूँ। इसके पहले भी मैं आईटी का संयोजक रहा, प्रदेश में किसान मोर्चे में रहा, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। उन सबके पीछे आज पूर्व लग गया है, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में कभी मेरे पीछे पूर्व नहीं लगेगा। और मैं प्रत्येक दशा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूँ। बाकी नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा, उस जिम्मेदारी का आज भी मैं उसी भाव के साथ निर्वहन करता हूँ, आगे मैं भी उस भाव के साथ निर्वहन करता हूँ। कोई पद की आशा नहीं रखते? नहीं, कोई पद की आशा नहीं। भारतीय चुनाव लड़ने की कोई इच्छा अपने क्षेत्र? अब ये पार्टी जो नेतृत्व तय करेगी, मैं उसी दिशा में। व्यक्तिगत अपेक्षाएं तो सबकी होती हैं। व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं, क्योंकि हम लोग पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम संगठन के लिए काम करते हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, हम लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं, जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं, उसकी जो सेवा कर सकते हैं सरकार से, हमारी संगठन से, उस सेवा करने का काम कर रहे हैं। बाकी नेतृत्व जो तय करेगा, नेतृत्व जहाँ भेजेगा। नेतृत्व ने जब मुझे झिंझक नगर पालिका का संयोजक के रूप में जिम्मेदारी दी, तो मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया। आपने पूछा भी था अभी कि कैसे आपने पहली बार ऐसी चुनौती को लिया और किस तरीके से, किस रणनीति के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पहली बार झिंझक में विजय दिलाने का काम किया। तो ऐसी जो भी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी मुझे देगी, संगठन मुझे आदेश करेगा, नेतृत्व मुझे आदेश करेगा, उस नेतृत्व के मैं आदेशों का अक्षरशः पालन करने का काम करूंगा। क्या कानपुर देहात में राजनीतिक कौन सी चुनौतियों को आप देखते हैं? देखिए, कानपुर देहात में क्योंकि लंबे समय से पूर्व में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर एक ही परिवार का या एक ही समाज का जो कब्जा हो गया था, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के हो, चाहे वो अन्य चीजों को लेकर के हो। आपने जिस तरीके से आई, इसी जिस रसूलाबाद विधानसभा में हम लोग बैठकर इसके पॉडकास्ट को कर रहे हैं, मैंने देखा है 2017 में जब अखिलेश यादव जी की 2017 से पूर्व जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, यहाँ पर एक मंत्री जी हुआ करते थे। ओला वृक्ष के जब पैसा आता था, वो पैसा भी किन्हीं प्रमुख गांवों में बढ़ता था, लेकिन क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमने जो भी योजनाएं लाई हैं, जो भी काम किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक समाज को लेकर के, प्रत्येक जाति को लेकर के, प्रत्येक वर्ग को लेकर के हमने कोई भी जब योजनाएं चलाई हैं, वो प्रत्येक वर्ग को देने का काम किया है। और हमारे लिए अब क्योंकि हमारे 4 विधायक हैं और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में है, यहाँ नहीं है, जिस विधानसभा में यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और चारों विधानसभा में हमारे विधायक है। कानपुर देहात जनपद में 4 विधानसभा है, चारों में हमारे विधायक है। लेकिन पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा पिछड़े थे। पंचायत चुनाव हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और संगठन पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात पूरी तरीके से उसके लिए अपनी कमर कस चुका है, तैयारियां पूरी हैं। हम किसी भी समय चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हम लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के मूड में रहता है। आप देखेंगे कि एक भी दिन का ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है कि एक भी दिन कोई कार्यक्रम पार्टी संगठन के द्वारा ना दिया जा रहा हो। हमारा कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में है। तो हमारे लिए पंचायत चुनाव चुनौती है और उस चुनौती को हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से स्वीकार कर रहे हैं और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ही इस पंचायत चुनाव में पताका फहराएगी। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि हम लोग तो युवा हैं, तो मुझे लगता है हम लोग लगातार चुनाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं से पैसे का खर्च भी अधिक होता है। हम बार बार जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता के लोग अपना काम कर रहे हैं, हम जाकर के उनके घर पर बैठते हैं, उनको कहीं ना कहीं असुविधा भी होती है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग पार्टी के संगठन से आए हुए हैं, तो उनको कोई ना कोई असुविधा होती है। और सबसे बड़ा तो ये कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो जो अर्थव्यवस्था है पैसा बचेगा। उसका एक बहुत बड़ा, सरकार कभी भी क्रियान्वयन मोड पे नहीं आ पाती है, कभी भी एक्टिव मोड पे नहीं आ पाती है। सरकार लगातार
लगातार चुनाव के मूड में रहती है, तो चुनावी जब प्रक्रिया होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमारे जो पुलिस का विभाग है वो परेशान होता है, जो चुनाव आयोग है वो लगातार परेशान रहता है, और सबसे बड़ी व्यवस्था तो अर्थव्यवस्था है। ठीक बात है। अर्थव्यवस्था इतनी बचेगी तो आज हम देश में चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, तो अगली समय में मुझे लगता है तीसरी और दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। इसका भी एक बड़ा यहाँ से हमको लगता है सहयोग मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन से। अच्छा, चूंकि एक नागरिक के तौर पे ही देख रहे हैं, हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, इतनी सारी सुविधाएं हमको मिलती हैं, अब व्यक्ति की आज़ादी है, जितनी आज़ादी भारत के नागरिक को है मुझे नहीं लगता किसी भी देश में किसी भी नागरिक को मिलती होगी। लेकिन जब हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के एक अच्छे नेतृत्व वाले नेता ऐसा कोई बयान देते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है सुन के। राहुल गांधी जी के कुछ बयानों को आपने सुना होगा, अखिलेश यादव जी के कुछ बयानों को आपने सुना होगा, जैसे मंदिर में तो सिर्फ बदतमीज लोग जाते हैं, इस टाइप के बयानों को आप कैसे देखते हो? नेताजी के भी कुछ ऐसे बयान आए थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है टाइप में। अभी हमने बहुजन समाजवादी पार्टी की सपा सुप्रीमो मायावती जी की रैली देखा। जितनी भी देर उन्होंने बात करी, कोई धर्म विरोधी बात नहीं करी, कोई देश विरोधी बात नहीं करी। योगी जी की तारीफ भी करी, अब इसको प्लस माइनस देखना है, वो जनता डिसाइड करेगी क्या करना है कि बसपा अपना आगे का भविष्य भाजपा के साथ देख रही है कि नहीं देख रही है, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है, बिल्कुल भूतकाल में ऐसा हो भी चुका है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के बड़े नेता इस तरीके के बयान देते हैं। देखिए कमल जी, राहुल गांधी जी की बात करेंगे तो राहुल गांधी जी तो आज लगभग 55 साल की उम्र में अपने आप को युवा बता रहे हैं। आज तक उनका व्यक्तिगत जीवन है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया उनकी आती है, उनकी पार्टी लगातार देश विरोधी कामों में संलिप्त रही है, उनकी पार्टी के नेता लगातार देश विरोधी कामों में संलिप्त रहे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम राम के देश में रहते हैं, और लगातार राम को काल्पनिक कहने का जो काम किया है वो इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। कोर्ट में इनके वकील के द्वारा एफिडेविट लगाया जाता है कि राम काल्पनिक है, और जब राम काल्पनिक है तो आज आप मंदिर मंदिर क्यों दौड़े घूम रहे हैं? करेक्ट है, ये बड़ा विषय है। ठीक बात है। अखिलेश यादव जी जब इस तरीके से बयान देते हैं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो मुझे याद है कि नवरात्र पर इन्होंने कभी कन्याएं नहीं खिलाई। नवरात्र क्या, और मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग यहाँ सद्भाव से रहते हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी, आपने देखा होगा कि जो अवतार पार्टियां थी मुख्यमंत्री आवास पर केवल वो भी होती थी, लेकिन क्योंकि ये हिंदू संख्यक देश है, हिंदू संख्यक प्रदेश है, तो अगर आप अवतार पार्टी कर सकते हैं ठीक है करिए, लेकिन क्या आप रामनवमी पर उसमें पूजा नहीं कर सकते जब आपकी सरकार थी? आप मायावती जी की बात करें, उन्होंने तो कहा है कि जब ये सत्ता में रहते तो इनको कांसी राम जी याद नहीं आते हैं, जब ये सत्ता में रहते तो इनको दलित याद नहीं आता, जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको संविधान पीडीए याद नहीं आता, तब इनको सिर्फ एक समाज याद आता है, यादव समाज। तब इनको सिर्फ मुस्लिम याद आता है, इनको सिर्फ पीडीए का यादव याद आता है, तब इनको ना दलित दिखता है ना पीडीए दिखता है। और हमारे नेता केशवजीत कहते हैं कि पीडीए का मतलब है इनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आपने देखा होगा कि इनके परिवार में कितने सांसद हैं, दर्जनों सांसद है, दर्जनों विधायक है, तो क्या इससे ऊपर नहीं उठना चाहिए? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम गर्व के साथ ही कह सकते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने पर आप अपना सांसद विधायक बनने का भी देखेंगे तो उसके लिए आप अपने परिवार में पहले जन्म लीजिए। उत्तर प्रदेश में दो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है हिंदूवादी सोच की सरकार है, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के हित पे काम करती है, और मुस्लिमों का विरोध बीजेपी करती है और हिंदुओं का विरोध सपा करती है। तो ये होना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम एक सेकुलर देश में रह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार देश में, प्रदेश में जब तक उसकी सरकार रही, आपने देखा कि कितने सारे दंगे हुए। आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है उसके बाद प्रदेश में क्या कोई दंगा हो रहा है? क्योंकि इन्होंने मुस्लिम्स को वोट बैंक समझने का काम किया, मुस्लिम को लगातार भिड़ाने का काम किया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रवादी सरकार है। हमारी जो योजनाएं आती हैं, बीजेपी मुस्लिमों को भिड़ाने का काम नहीं कर रही, तो मुस्लिमों को डराने का काम कर रही है। बिल्कुल डराने का काम नहीं कर रही। भारत माता की जय बोलने वाले लोगों के लिए हमारे देश में सम्मान है, हमारे मन में सम्मान है। हम ही एक ऐसी पार्टी है जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करने का काम किया, उनको देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हम यकूब मेनन जैसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, हम वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम रसखान जी का सम्मान करने वाले लोग हैं। और हमारी जितनी सारी योजनाएं बन रही हैं, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, मैंने कभी हमारी पार्टी ने नहीं देखा कि आप मुस्लिम हैं तो आपको आवास नहीं मिलेगी। आप देखेंगे, चाहे आप झिंझक नगर पालिका में देख लीजिए, जनपद कानपुर देहात में, या पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे, तो सबसे ज्यादा लाभ हमारे मुस्लिम समुदाय को आवास के मामले में मिला है, शौचालय के मामले में मिला है। तो हम कहीं से भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रवादी जो व्यक्ति है उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं, लेकिन अगर कोई दंगा भड़काने का काम करेगा, उत्तर प्रदेश में अगर कोई दंगा फैलाने का काम करेगा, अगर कोई उपद्रव फैलाने का काम करेगा, हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने का काम करेगा, तो उसको हम उसी भाषा में जवाब देने का काम करेंगे, जिस तरीके से समझ सकते। बिल्कुल ठीक है, चलिए
आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कानपुर देहात को लेकर के क्या रुझान है और क्या आगे की 5 साल की योजनाएं हैं जहां पे आप न कि सिर्फ झिंझक को, न कि सिर्फ तिलक को, बल्कि पूरे कानपुर देहात को कैसे विकसित करेंगे, कैसे विकास की तरफ और आगे ले जाने के लिए क्या सोच है भाई जी बीजेपी की इस समय? क्योंकि कानपुर देहात को लेकर के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है कि प्रत्येक घर को हम जल पहुंचा पाएं, प्रत्येक घर को हम बिजली दे पाएं। और आपने देखा कि 2014 के पहले जब हमारी सरकार नहीं थी तो कई गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन आज बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आगे भी जो लगातार जल हर घर जल योजना के तहत अब प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, प्रत्येक घर को, प्रत्येक गांव को हम एक अच्छी रोड से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये काम लगातार हमारी सरकार देश में इसमें जिले में हो रहा है। और आगे भी जो काम ऐसे छूटे हैं, चाहे वो औद्योगिक के क्षेत्र में हो कि अभी भी हम औद्योगिक नगरी बनाने का काम उत्तर जिले में कर रहे हैं, और वो काम प्रत्येक गांव तक कैसे पहुंचे, प्रत्येक गांव का हमारा जो युवा है उसके हाथ में काम कैसे हो, इस विजन पर हम सब काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ठीक है, कानपुर देहात के युवाओं के लिए, कानपुर देहात की जनता के लिए आप कोई संदेश जो देना चाहते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक दायित्वधारी पदाधिकारी कार्यकर्ता होने के नाते, एक युवा होने के नाते मैं समस्त युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग आइए, एक अच्छे संकल्प के साथ, एक अच्छी सोच के साथ राजनीति में शामिल हो, राजनीति में आए, समाज को बदलेंगे तभी। इस समाज का जो लोग कहते हैं कि राजनीति एक दलदल है, तो अगर ये दलदल है तो इस दलदल को साफ करने के लिए हम सबको आगे निकलना पड़ेगा, हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और हम युवाओं से आग्रह करेंगे कि आप सब आए और इस राजनीति के जो दलदल कहा जाता है, इस दलदल को स्वच्छ करके एक अच्छा वातावरण राजनीति का तैयार करें। मैं आग्रह करूंगा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आग्रह करें स्वदेशी अपनाने का भी। त्योहारों का ये सीजन है, इस त्योहार पर हम सब स्वदेशी अपनाने का भी काम करें। जनता से मैं आग्रह करूंगा कि अपने जनपद डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं